हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेन जून 2022 एग्जामिनेशन के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर 25 जून 2022 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था और यहाँ पे हम इस वीडियो में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन बी के न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, उनका डिस्कशन किया जाएगा। इसमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स और उनका एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। ये क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए थे इसका भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उनका डिफिकल्टी लेवल भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके इस पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। पार्ट 1 में सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक को डिस्कस किया गया है और पार्ट 2 में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था वो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। जो जनरल कंसेप्ट हम क्लास में डिस्कस करते हैं उसी के ऊपर ये बेस्ड है। क्या कहता है जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ प्रोटीन ए कंटेन्स 0.30% of glycine, molecular weight 75. The minimum molar mass of the protein A is dash into 10 की power 3 gram per mole. You have to give your answer in nearest integer. इस क्वेश्चन का आंसर है 25। कैसे आया तो पहले जरा एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक प्रोटीन ए है और हम सभी जानते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। तो इस प्रोटीन ए में ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 75 है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि इसमें ग्लाइसिन कितना है 0.30%। ऑब्वियसली बाय मास की यहाँ पे बात कर रहा है और आपसे पूछा गया कि प्रोटीन ए जो है उसका मिनिमम मोलर मास कितना है। तो यहाँ पे आप इसके पहले मीनिंग समझिए कि 0.30% ऑफ ग्लाइसिन का मीनिंग क्या होता है और फिर मिनिमम मोलर मास की कंडीशन क्या होती है, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कैसे इसका आंसर 25 आया। 0.30% of glycine means 0.30 gram of glycine is present in 100 gram of protein। यहाँ पे जो ये बात परसेंटेज की कही गई है, यहाँ से बहुत क्लियर मीनिंग निकलता है कि 0.30% ग्लाइसिन का मतलब ये हो गया कि 0.30 ग्राम ग्लाइसिन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था मिनिमम मोलर मास के लिए कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है तो जरा एक बार इस कंसेप्ट को समझ ले। फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन ए it is assumed that 1 mole of glycine is present in protein A। जब भी किसी कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास आप बात करते हैं तो उस मिनिमम मोलर मास में ये एज्यूम करके चलते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या दिए गए सब्सटेंस का 1 मोल प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रोटीन की और उसके अंदर ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो अगर आप प्रोटीन ए के मिनिमम मोलर मास की बात करेंगे तो आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि ग्लाइसिन का 1 मोल उस प्रोटीन ए के अंदर प्रेजेंट होगा। अब जब 1 मोल की बात कर रहे हैं तो उसके मोलर मास को लिखेंगे। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 0.30 ग्राम ग्लाइसिन जो है वो 100 ग्राम प्रोटीन में है, तो 1 ग्राम ग्लाइसिन कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन में होगा और फिर जो ग्लाइसिन का मोलर मास है दैट इज 75, वो कितने ग्राम प्रोटीन में होगा, उसके बेसिस पे आप प्रोटीन का मोलर मास निकाल पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको एग्जैक्ट मोलर मास निकालना होता है तो आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, लेकिन क्योंकि आपको मिनिमम मोलर मास निकालना है इसलिए आप मिनिमम 1 मोल की बात करेंगे। ओके, तो देखिए अब इसको आगे कैसे समझेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा 1 ग्राम ऑफ ग्लाइसिन इज प्रेजेंट इन, तो इट विल बी 100 अपॉन 0.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन। Since the molar mass of glycine is 75, therefore we can say that 75 gram of glycine is present in 100 upon 0.3 into 75 gram of protein। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 into 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन और you can say 25,000 gram of protein। Okay, hence the minimum molar mass of protein A is 25 into 10 की power 3 gram per mole and the correct answer of this question number 1 is 25। Okay students, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 एक इजी क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट चैप्टर से है ये, जहां पे आपके सामने गैलुसेक लॉ की बात की गई है, टेम्परेचर और प्रेशर रिलेशन की बात की गई है। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है।
Question number 2 says a rigid nitrogen tank stored inside a laboratory has a pressure of 30 atmosphere at 6 am. When the temperature is 27 degrees Celsius at 3 pm, when the temperature is 45 degrees Celsius, the pressure in the tank will dash atm nearest integer. Okay, अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, जब 6 am था टाइम तो उस समय टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस और उस समय प्रेशर था 30 एटमॉस्फेयर। जब 3 pm हुआ तो टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, उस समय बताना है प्रेशर कितना था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप को शो करने वाले लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए और वो रिलेशनशिप क्या है वो पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 32, दैट इज 32 एटीएम आएगा और 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका हम जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो देंगे फ्रॉम गैलुसैक लॉ। ओके, और गैलुसैक लॉ क्या होता है तो जरा देखिए ध्यान से। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो उस समय प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी कैन से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ पे P1 क्वेश्चन में गिवन है 30 एटमॉस्फेयर, P2 आपको डिटरमाइन करना है। P1 क्या है? P1 है इनिशियल प्रेशर जो कि है प्रेशर एट 6 am। व्हाट इज P2? P2 इज फाइनल प्रेशर विच इज प्रेशर एट 3 pm। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब बात करें T1 की तो T1 है इनिशियल टेम्परेचर जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस। हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन, दैट मीन्स T1 कम्स आउट टू बी 300 केल्विन। ओके, अब T2 की बात करें तो T2 है फाइनल टेम्परेचर जो कि दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। 45 प्लस 273 केल्विन करेंगे तो T2 आ जाएगा 318 केल्विन। ओके, अब आपके पास T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई और P2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो ऑन पुटिंग ऑल द गिवन वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला वी गेट, जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या होगा देखिए, 30 एटमॉस्फेयर अपॉन P2 is equal to 300 Kelvin upon 318 Kelvin. So P2 comes out to be 30 into 318 atmosphere upon 300. On solving it, it comes out to be 31.8 atmosphere. क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में आंसर देना है, so P2 comes out to be 32 atmosphere. Thus the correct answer of this question is 32. ओके, अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन एक मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे हम इसे क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए क्या कह रहा है, जरा देखिए। अमॉन्ग्स्ट BeF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 and HCl the number of molecules with non-zero net dipole moment is। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट पता है डाइपोल मोमेंट का और आपको स्ट्रक्चर वाली बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट इतनी चीजें याद नहीं रख पाते हैं तो हम इसे मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल बॉन्डिंग से है, इसका करेक्ट आंसर है 3। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के थ्रू समझेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इन सब की स्ट्रक्चर क्या है और आपको ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है या हम उसको कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो वो जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उसके लिए क्या कंडीशन है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो उसकी परफेक्ट ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा इसलिए उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके अंदर क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो रहेगा। ओके, तो ये बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं टेबल के फॉर्म में। तो चलिए आइए टेबल को देखते हैं। तो देखिए टेबल में हमने लिख रखा है मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड नेट डाइपोल मोमेंट। पहला मॉलिक्यूल है BeF2, इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर शेप है, लीनियर स्ट्रक्चर है और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं लीनियर है तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। सिमिलरली BF3 एक ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। लेकिन जब हम बात करें H2O की तो H2O एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट है और इस वजह से अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। ओके, तो इन तीनों में से हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। अब आगे देखिए
नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया। ये एक पिरामिडल शेप का मॉलिक्यूल होता है और ये भी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा। CCl4 एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। HCl एक लीनियर मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो रहेगा। तो हमारे पास 3 ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। तो अगर हम इसको एक बार समराइज कर दे तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कह देंगे hence BeF2, BF3 and CCl4 are the symmetrical molecules having mu net is equal to 0, while H2O, NH3 and HCl are the unsymmetrical molecules. They are having mu net is not equal to 0 or they are having mu net non-zero. Okay, so we can say hence the number of molecules with non-zero net dipole moment is 3. तो हमारे पास जितने भी टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गिवन है उसमें से 3 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ओके, दस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और मैं इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना चाहूंगा क्योंकि अगर आपको रिलेशन पता है तो ये मॉडरेट क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं पता है तो फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। क्या है जरा क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है इसका, अगर आपको फॉर्मूला याद है, रिलेशन पता है, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या है ये। At 345 Kelvin, the half-life for the decomposition of a sample of a gaseous compound initially at 55.5 kilopascal was 340 seconds. When the pressure was 27.8 kilopascal, the half-life was found to be 170 seconds. The order of the reaction is nearest integer or the integer answer. Okay. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं और प्रेशर को चेंज करने पर आपको ये पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ चेंज हो गया, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एक कंसेप्ट पता है कि हाफ लाइफ का और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जनरली जब आप ऐसे कंसेप्ट नहीं याद रख पाएंगे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। वो कैसे आया, तो जरा हम समझते हैं हाफ लाइफ का और प्रेशर का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर जब हमें रिलेशन पता होगा तो हम वैल्यू पुट करके आंसर डिटरमाइन कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि मैंने कहा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0। इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन देखिए, द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन एंड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। तो जब हम ये रिलेशन को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी सारी कहानी। तो देखिए ध्यान से, रिलेशन सेज T half is proportional to 1 upon P naught n minus 1, where T half is half life of reaction, P naught is equal to pressure and n is the order of reaction. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, T half प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर रेज इज n minus 1. So we can say T half first upon T half second is equal to P naught 2 upon P naught 1 whole power n minus 1. ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। Therefore T half 1 and T upon T half 2 is equal to P2 upon P1 n minus 1. T half 1 क्वेश्चन में दे रखा है 340 सेकेंड, T half 2 भी क्वेश्चन में दे रखा है 170 सेकेंड। ये दोनों क्या हैं, गिवन वैल्यूज ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह से प्रेशर का वैल्यू भी गिवन है। देखिए कितना है प्रेशर, P1 है initial pressure which is 55.5 kilopascal, it is the initial pressure, and P2 is the final pressure which is equal to 27.8 kilopascal. On putting the given values in the above formula we get क्या हो जाएगा, देखिए 340 upon 170 is equal to 27.8 upon 55.5 whole power n minus 1. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो सॉल्व कर लिया आपने, 2 is equal to 1 upon 2 whole power n minus 1. फर्दर सॉल्व करने पर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन, इसको हमने थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लिया, तो 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस एन, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1, एन कम्स आउट टू बी 0. Hence, the order of the reaction is 0 and the correct answer of this question is 0. It is a 0 order reaction. तो मैंने जैसा कि कहा, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है ये, और इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है जरा देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 whole thrice, that is ferric sulfate, is electrolyzed for x minute with a current of 1.5 ampere to deposit 0.3482 gram of Fe. The value of x is nearest integer given 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb per mole and atomic mass of Fe is equal to 56 gram per mole. आपको क्या कहा गया है यहाँ पे कि आपके पास एक फेरिक सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसको आपने इलेक्ट्रोलाइज किया x मिनट के लिए, मतलब x कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, और आपने उसके लिए 1.5 एम्पियर की करंट प्रोवाइड की और जिससे 0.3482 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिट हुआ। आपको बताना है कि ये x की वैल्यू कितनी आई मिनट के अंदर। यहाँ पे आपको गिवन है 1 फेरेडे चार्ज कितना होता है 96,500 कूलम पर मोल, ओके, और एटॉमिक मास ऑफ Fe कितना है 56 ग्राम पर मोल। अब आइए इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 20। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe है जो डिपॉजिट होंगे वो कितने होंगे वो कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द मास ऑफ Fe डिपॉजिटेड इन ग्राम। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe दैट इज आयरन डिपॉजिटेड विल बी, कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास क्वेश्चन में गिवन है 0.3482 ग्राम, मोलर मास भी क्वेश्चन में गिवन है 56 ग्राम पर मोल। ये आ गया सॉल्व करने पर 6.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, यानी हमारे पास जो Fe के मोल्स डिपॉजिट हुए वो कितने हैं 6.2 इंटू 10 की पावर -3। अब यहाँ पे जो Fe+3 है वो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब Fe में कन्वर्ट होगा, तो Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब Fe+3 की बात कर रहे हैं तो ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और हम अच्छे से जानते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 फेरेडे चार्ज होता है। इसका मतलब 1 मोल Fe को डिपॉजिट होने के लिए 3 फेरेडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हियर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड। तो हम क्या कह देंगे, सिंस फॉर 1 मोल ऑफ Fe 3 फेरेडे चार्ज 3F चार्ज इज रिक्वायर्ड। हमको क्वेश्चन में कितना वैल्यू दे रखा है, मोल्स कितना है, देयरफॉर फॉर 6.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ Fe चार्ज रिक्वायर्ड विल बी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6.2 इंटू 10 की पावर -3F। यहाँ पे आंसर F की टर्म्स में आ गया, लेकिन क्योंकि आपको F की वैल्यू दे रखी है तो F की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो आपने F की वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 6.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 96,500 कूलम। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1794.9 कूलम। ये तो आ गया टोटल चार्ज जो इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, लेकिन आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ x, वो है टाइम, और चार्ज आपके पास है, करंट आपके पास है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ चार्ज एंड current in terms of time q is equal to it, therefore t comes out to be q upon I। q हमने डिटरमाइन कर लिया, कितना आया 1794.9, और टाइम के और करंट कितना है 1.5 इंटू 60 मिनट्स में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 60 हो जाएगा, तो t कितना आ गया 19.94 minutes which is nearly equal to 20 minutes। Hence the correct answer of this question is t is equal to 20 minutes, therefore the correct value of x is 20। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पीरियोडिक टेबल हम कह सकते हैं पी ब्लॉक का क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है, लेकिन हाँ अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर ये मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहता है जरा देखिए पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन PCl3 plus H2O gives compound A plus HCl। This compound A plus H2O gives compound B plus HCl। The number of ionizable protons present in the product B is। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो नाइट्रोजन फैमिली से है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है यहाँ पे, और आपसे यहाँ पे कंपाउंड बी के अंदर कितने आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो पूछा है। तो स्टूडेंट्स इसमें दो चीजें हैं, पहला कि आपको रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट पता होना चाहिए, दूसरा इस प्रोडक्ट में कितने आयन, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए जिससे आप ये पता लगा सकें कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन क्या है और कितने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2। तो जरा इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि कैसे ये 2 आया। ओके, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले
द प्रोडक्ट ए और बी क्या है, तो वो पता चलेगा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से। तो द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, PCl3 प्लस H2O। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे PCl3 का, तो सबसे पहले कंपाउंड ए जो बनेगा वो होगा POHCl2 प्लस HCl। जो POHCl2 जो बनेगा कंपाउंड ए, इसका जब फिर से रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो आपके पास कंपाउंड बी बन जाएगा POH होल ट्वाइस Cl प्लस HCl। अब इस जो कंपाउंड बी बना है, इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा कि कितने आयोनाइजेबल प्रोटॉन हैं। तो देखिए ध्यान से, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी POH होल ट्वाइस Cl2 इज रिप्रेजेंटेड एज, तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं, P डबल बॉन्ड O है, H है और दो OH ग्रुप जुड़े हैं। हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम फॉस्फोरस से जुड़ा है वो इजीली रिमूव नहीं होगा, वो आयोनाइजेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से वो H इजीली हट सकता है और वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की या आयोनाइजेबल प्रोटॉन की कैटेगरी में आएगा। तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन आर आयोनाइजेबल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं वो आयोनाइजेबल है, और आप देख पा रहे हैं क्योंकि दो OH ग्रुप हैं, दो हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, हेंस द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट इन द कंपाउंड बी, दैट इज POH होल ट्वाइस Cl इज 2। ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, और मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अमॉन्ग्स द कॉम्प्लेक्सेस FeCl3.3H2O, K3FeCN6 and CONH3 whole 6Cl3, the spin only magnetic moment value of the inner orbital complex that absorbs light at shortest wavelength is dash Bohr magneton nearest integer। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले आपको यह पता लगाना है कि आपके सामने जो तीन कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, इनमें से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है और आउटर ऑर्बिटल कौन सा है। अब मान लीजिए जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं उसमें से वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में यह पता चल जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स जो होगा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, और वहां से आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे, और उसके बाद आपको बताना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन कंसेप्ट छुपे हुए हैं, उनको कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। आउट ऑफ द गिवन थ्री कॉम्प्लेक्सेस, जो पहला कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 3Cl3, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें Fe के इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। CONH3 होल 6Cl3, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट के इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा था, पहली बात जो मैंने कही थी कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से इनर ऑर्बिटल हैं और कौन से आउटर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है, यानी आयरन और कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि इनके अंदर लिगेंड कौन से अटैच हैं। तो साइनाइड जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके लिए डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो साइनाइड के लिए वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू अमोनिया। तो हम क्या कहेंगे, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होगा दैट इज K3FeCN6, उसके लिए ये डेल्टा O की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ऑब्वियसली उसका वेवलेंथ क्या आएगा, शॉर्टर आएगा। तो इस सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में इस सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। अब इस सेकंड कॉम्प्लेक्स में साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में Fe की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +3, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी और उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और फिर उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा उसको देखते हैं। तो देखिए आगे ध्यान से,
Since cyanide is a stronger field ligand as compared to NH3, therefore the value of delta naught, that is crystal field stabilization energy for K3FeCN6 is higher than that of CONH3 whole 6Cl3. Okay, so we can say higher the value of delta O, that is crystal field stabilization energy for a complex, smaller the value of absorbed wavelength. Okay, तो हम क्या कहेंगे, hence K3FeCN6 is the inner orbital complex that absorb light at shortest wavelength. ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स हमें पता चल गया कि 3 कॉम्प्लेक्स में से इसकी हमें बात क्वेश्चन में कर रहा है. ठीक है, in K3FeCN6 complex Fe is present in Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये भी हमें पता चल गया कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe+3. ठीक है, अब Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फिर Fe+3 की क्या होगी, और साइनाइड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, उसको देखते हैं. तो देखिए ध्यान से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, Fe एटॉमिक नंबर 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2 4p0. Fe+3 दैट इज Fe थर्ड क्या हो जाएगा, 3d5 4s0 4p0. ठीक है, अब इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अकर्स, तो Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 तो पेयर हो जाएंगे 2 ऑर्बिटल में, और 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले डी ऑर्बिटल में रह जाएगा, और 2 डी ऑर्बिटल वेकेंट रहेंगे. और जैसा कि मैंने कहा कि ये 2 डी ऑर्बिटल और 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल मिलके d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, और d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनेंगे वो ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में अरेंज रहेंगे. अब क्योंकि इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसी की वजह से जो है हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा. वो कितना आएगा तो कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए ध्यान से, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN6 विल बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है, μs इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन. जैसा कि हमें पता है n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1, दैट इज वी आर हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स. सो μs कम्स आउट टू बी √1 + 2 बोर मैग्नेटॉन. सो इट इज इक्वल टू 1 × 3 बोर मैग्नेटॉन, दैट इज √3 बोर मैग्नेटॉन, और √3 बोर मैग्नेटॉन आपका आंसर आ गया. √3 कितना होता है, 1.732 बोर मैग्नेटॉन, विच इज नियरली इक्वल टू 2 बोर मैग्नेटॉन. ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2. ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 8 पॉलीमर चैप्टर से है, और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जो अगर आपने पहले कर रखी होगी तो ही आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज ये जनरल आपसे नहीं पूछता इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जनरली से ऐसे पॉलीमर चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, और ऐसा जनरली अप्रोच हम नहीं लेके चलते हैं. लेकिन हाँ, आप इसको कर सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. देखिए क्या पूछ रहा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द नोवोलैक पॉलीमर हैज अ मास ऑफ 963 ग्राम. The number of monomer units present in it are. अब यहाँ पे 3 चीजें हैं. पहली चीज कि नोवोलैक पॉलीमर जो है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. दूसरा, उसके अंदर मोनोमर यूनिट क्या होता है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. और नोवोलैक पॉलीमर का फॉर्मेशन उसके मोनोमर से कैसे होता है ये पता होना चाहिए. तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स का मास होगा उसके फॉर्मेशन से नोवोलैक पॉलीमर जो बनेगा उसके मास की हेल्प से आप ये पता लगा पाएंगे कि मोनोमर यूनिट्स कितने हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9. यानी कि अगर नोवोलैक पॉलीमर का मोलर मास 963 ग्राम है तो उसके अंदर मोनोमर यूनिट्स कितने होंगे, 9 होंगे. अभी कैसे आया, तो जैसा कि मैंने कहा हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नोवोलैक पॉलीमर की स्ट्रक्चर क्या है. द स्ट्रक्चर ऑफ नोवोलैक पॉलीमर इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. तो देखिए ध्यान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रखी है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये नोवोलैक पॉलीमर की स्ट्रक्चर है. एक लीनियर पॉलीमर होता है ये. ठीक है, अब आगे देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ नोवोलैक इज 124 AMU एंड इट्स स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. ये जिससे मिलके बना है वो मोनोमर यूनिट की स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन रिंग OH CH2S. ओके, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल. ठीक है, ये इसकी मोनोमर यूनिट है जिसका मोलर मास होता है 124 AMU. अब कंसेप्ट समझते हैं कि नोवोलैक पॉलीमर का फॉर्मेशन उसके मोनोमर से कैसे होता है. तो देखिए ध्यान से, तो कंसेप्ट क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोवोलैक पॉलीमर n number of monomer units combine with each other and n-1 units of water are removed. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोनोमर की यूनिट्स कंबाइन कर रही हैं, n नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कंबाइन कर रही हैं तो उसमें से n-1 यूनिट्स वाटर की रिमूव भी हो रही हैं. ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा कि जो नोवोलैक पॉलीमर का मास होगा
उस मास में से उस मास के साथ अब वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हुए उसका मास ऐड कर दीजिए तो आपके पास टोटल मास ऑफ मोनोमर यूनिट्स आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, टोटल मास ऑफ मोनोमर यूनिट्स इज इक्वल टू मास ऑफ नोवोलैक पॉलीमर प्लस मास ऑफ रिमूव्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मास ऑफ मोनोमर यूनिट्स कैसे निकालेंगे, जितने मोल्स जितने यूनिट्स हैं वहां पे इनटू मोलर मास ऑफ वन मोनोमर यूनिट। ठीक है, वो हमको ऑलरेडी नोन है, 124 है। फिर मोलर मास ऑफ नोवोलैक पॉलीमर, ये भी हमको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 963, n-1 which are the number of moles of water molecule which are removed into molar mass of water, this is 18। तो ये सारी वैल्यूज जब पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, मोलर मास ऑफ मोनोमर यूनिट्स, मोलर मास ऑफ नोवोलैक पॉलीमर प्लस n-1 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, n into 124 this is molar mass of monomer, 963 this is molar mass of novolac polymer plus 18 into n minus 1, this 18 is the molar mass of water and n minus 1 are the number of units of water। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 124n is equal to 963 plus 18n minus 18, ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने, फिर क्या हो जाएगा 124n is equal to 945 plus 18n। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, n को रीअरेंज कर लीजिए, 124n minus 18n comes out to be 945n, so 106n is equal to 945 and n comes out to be, hence n comes out to be 945 upon 106, this is equal to 8.915 which is nearly equal to 9। तो हम क्या कह देंगे, hence the number of monomer units present in the given Novolac polymer is 9, so the correct answer of this question is 9। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पूछा गया है और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसका कंसेप्ट जनरली आपको नहीं पता होता है बायोमोलिक्यूल के अंदर, तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और पता भी होगा तो एग्जाम के टाइम पे रिकॉल होना मुश्किल है। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बायोमोलिक्यूल का, हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव बायूरेट टेस्ट। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायूरेट टेस्ट क्या होता है और उसको कौन देते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। और आपके सामने यहाँ पे कौन कौन दे रखे हैं, ग्लाइसिन, ग्लाइसिल एलेनिन, ट्राइपेप्टाइड एंड बायूरेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2। और इसको समझने के लिए पहले जैसा कि मैंने कहा आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि बायूरेट टेस्ट क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या है, कौन बायूरेट टेस्ट दे सकता है, वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए ध्यान से, कंडीशन ये है कि बायूरेट टेस्ट इज गिवन बाय ऑल प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स हैविंग एटलीस्ट 2 पेप्टाइड लिंकेजेस। ओके, सारे प्रोटीन्स बायूरेट टेस्ट देंगे और ऐसे पेप्टाइड जिसमें एटलीस्ट 2 पेप्टाइड लिंकेज है वो देंगे। अब ये 2 पेप्टाइड लिंकेज कहां से आता है, तो जितने पेप्टाइड लिंकेज हैं उससे ज्यादा अमीनो एसिड होने चाहिए आपके पास, मींस वी मस्ट हैव ट्राइपेप्टाइड टू शो अ बायूरेट टेस्ट, पॉजिटिव बायूरेट टेस्ट, क्योंकि ट्राइपेप्टाइड के अंदर एटलीस्ट 2 पेप्टाइड लिंकेज होंगे। ओके, अब ग्लाइसिन की बात करें तो सिंस ग्लाइसिन इज अ फ्री अमीनो एसिड एंड ग्लाइसिल एनिलिन इज अ डाइपेप्टाइड, so therefore both of them will not give a positive biuret test। तो हमारे में से जो गिवन कंपाउंड है उसमें से ग्लाइसिन तो क्या है, एक फ्री अमीनो एसिड है, तो वो ये टेस्ट देगा नहीं, बायूरेट टेस्ट नहीं देगा। ग्लाइसिल एनिलीन जो है वो डाइपेप्टाइड है और जैसे कि हमने कहा हमको मिनिमम ट्राइपेप्टाइड चाहिए जिसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज होने चाहिए, तो ये दोनों कंपाउंड पॉजिटिव बायूरेट टेस्ट नहीं देंगे। अब कौन बच गए 2 कंपाउंड, उनकी बात करें, hence positive biuret test will be given by tripeptide and biuret, thus the correct answer of this question is 2 because out of the given compounds only 2 will give positive biuret test, that is tripeptide and biuret। okay, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। क्या कहेंगे हम, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, the neutralization occurs when 10 ml of 0.1 m acid A is allowed to react with 30 ml of 0.5 m base MOH whole twice, the basicity of acid A is, M is a metal। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3। देखो क्या कह रहा है ये, हम सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के बीच में। यहाँ एसिड ए है जिसका 0.1 m लिया गया, 10 ml लिया गया, उसको रिएक्ट कराया गया बेस MOH होल ट्वाइस के साथ।
ठीक है। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है MOH होल ट्वाइस मतलब M क्या है, एक बाइवेलेंट मेटल है और इस बेस का कितना लिया गया मोलैरिटी 0.05 M और उसका 30 ml लिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद बताना है कि ये जो एसिड A लिया है ये कौन है और कौन है तो चलो जाने दीजिए, बाद में बता देंगे। लेकिन ये जो A है इसकी बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड इन वाटर, और वो कितना आ रहा है हमारा आंसर, वो आ रहा है 3। अभी कैसे आया तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज गिवन एज फॉलोज। एसिड ए रिएक्ट करेगा बेस MOH होल ट्वाइस के साथ जिससे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एसिड ए कितना लिया है 0.1 M 10 ml, बेस MOH होल ट्वाइस कितना लिया है 0.05 M 30 ml। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस MOH होल ट्वाइस। ओके, तो देखिए ध्यान से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी विल से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस MOH होल ट्वाइस एट इक्विवेलेंस पॉइंट। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं एसिड ए के, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड ए इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस MOH होल ट्वाइस। अब जैसा कि मैंने कहा वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस MOH होल ट्वाइस कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे बाइवेलेंट मेटल है, ठीक है। सो ऑन पुटिंग ऑल द गिवन वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला और इक्वेशन वी गेट, इस ऊपर वाली इक्वेशन और फॉर्मूले में हम जब सारी वैल्यूज जो गिवन है उसको पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। 0.1 into 10 into n, this is for acid A, is equal to 0.05 into 30 into 2. So this comes out to be 1 into n of acid A is equal to 3. So n of acid A is equal to 3. n क्या है, valency factor. Hence the basicity, that is the valency factor of the given acid A is 3. And the correct answer of this question is 3. Okay students. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने जेई मेन जून 2022 का जो 25 जून 2022 को इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके सेक्शन बी के 1 से लेके 10 क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है पार्ट 3 के अंदर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उसको मैं फिर से समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।